हेलो साथियों, स्वागत है आपका पार्थ यूट्यूब क्लासेस में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो या यूपी ट्रिपल एस सी की अन्य परीक्षाओं के लिए सामान्य ज्ञान का संक्षिप्त संपूर्ण वीडियो लाए हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करने से पहले सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम भारत का भूगोल का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए विश्व का भूगोल का अध्ययन करवाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। भारत का जो सामान्य परिचय है वहीं से शुरू करते हैं। देखा जाए, भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। अगर इसका देशांतर विस्तार देखा जाए तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार देखा जाए तो ये पड़ता है 3214 किलोमीटर। वहीं पूरब से पश्चिम इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। कह रहे हैं जो कर्क रेखा है, जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगली बात करें, भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 पूर्वी देशांतर में अवस्थित है और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्ज़ापुर के निकट से होकर गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम या जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं, भारत क्षेत्रफल में विश्व में 7वां स्थान रखता है। अगर देखा जाए कि विश्व का पहला देश जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, वो रूस है, कनाडा है, चीन है, यूएसए है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का स्थान आता है। इसमें कुल जनसंख्या की बात करें तो 17.5% और कुल टोटल भूभाग है भारत का वो 2.4%। भारत के जो बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, जो लद्दाख में अवस्थित है। वही भारत का दक्षिणतम पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु जो है वो है किबथू, जो अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो गौरमोता के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात में अवस्थित है। भारत को देखा जाए तो ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है और अक्षांश के अगर अनुसार देखें तो ये उत्तरी गोलार्ध में आता है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति चतुष्कोणीय है और देशांतर के आधार पर ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला देखते हैं कि भारत की जो सीमा रेखा है वो स्थलीय सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। वही इसकी समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। आइए अब देखते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश चीन है उससे भारत के लगने वाले कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चीन से लगने वाले टोटल
भारत के 5 राज्य हैं और उसमें से एक केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका नाम लद्दाख है। तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगला देखते हैं, पाकिस्तान से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और अगला देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? ये है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा से लगने वाला भी देश है बांग्लादेश। अगला है नेपाल। नेपाल से भी 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से देखते हैं, म्यांमार से लगने वाले 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। वही भूटान से भी 4 ही राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान से केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश लगता है, नाम हो गया उसका लद्दाख। तो सबसे कम सीमा से लगने वाला राज्य हो गया, देश हो गया वो है अफ़गानिस्तान। तो सबसे लंबी सीमा से लगने वाला देश हो गया वो हो गया बांग्लादेश। यहाँ पे लिखा भी है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7 है। देखते हैं सीमा रेखा और किस किस के कौन बीच में है। तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित हुई थी। और मैकमोहन रेखा जो है वो ये भारत और चीन के बीच 1914 में निर्धारित हुई थी। और ड्यूरंड रेखा भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है जो 1896 में निर्धारित हुई थी। अगला देखते हैं, कह रहे हैं दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश श्रीलंका एवं मालदीव हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य। अगला देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप का जो विभाजन है वो उत्तर में या उत्तर पूर्व में पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, द्वीप समूह हैं, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार हैं, भारतीय मरुस्थल हैं और तटीय मैदान है। तो इनको एक एक क्रम से जानेंगे। तो देखते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हिमालय पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, उनको देखेंगे। कह रहे हैं भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। ये बलित पर्वत के उदाहरण हैं। सिंधु से ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैली हुई है। कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी इसी में पाई जाती है। कह रहे हैं लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। कह रहे हैं कि हिमालय का उत्तर दक्षिण में विभाजन जो है वो पहली श्रेणी पड़ती है ट्रांस हिमालय, दूसरी है महान हिमालय और तीसरी है निम्न या हिमाचल हिमालय और चौथी है बहा या शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत का हिमालय भी कहा जाता है या इसे पार हिमालय भी कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। पहली है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख की श्रेणी, तीसरी है जास्कर की श्रेणी। कह रहे हैं हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है ये। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से यहीं से होता है। कह रहे विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसी ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। अगला देखते हैं
महान हिमालय। तो महान हिमालय को हम बृहद हिमालय भी कहते हैं। तो इस बृहद हिमालय में विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, ये नेपाल में स्थित है। उसके बाद इस हिमालय का सर्वोच्च शिखर जो भारत में है वो है कंचनजंगा। याद रखिए, ये ट्रांस हिमालय में अवस्थित है और ये हिमालय का सर्वोच्च शिखर है भारत का, जिसे हम कंचनजंगा कहते हैं। सिक्किम में ये पड़ती है। आगे देखते हैं। इसके बाद हमें मिलती है श्रेणी लघु या मध्य या हिमाचल श्रेणी। इसकी बात करें तो इसमें भी कुछ श्रेणियां हैं, जैसे पीर पंजाल की श्रेणी, धौलाधर की श्रेणी और महाभारत की श्रेणी। पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू कश्मीर में, धौलाधर की श्रेणी हिमाचल प्रदेश में और महाभारत की श्रेणी नेपाल में पड़ती है। इसी मध्य या लघु हिमालय में कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कश्मीर की घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी। कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी, ये दोनों घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। उसके बाद अगली कुछ घाटी हैं, उन्हें भी देख लो। एक शांत घाटी है, केरल में अवस्थित है। जुक्कू घाटी है, नागालैंड में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है, भारत, भूटान एवं चीन का मिलन बिंदु पर। बराक घाटी का है असम में। अराकू घाटी विशाखापट्टनम में। उसके बाद सबसे निचतम श्रेणी है शिवालिक श्रेणी, जिसे हम बाह्य श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। कह रहे हिमालय की सबसे बाह्य श्रृंखला है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के कारण से हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। भारत के प्रमुख ग्लेशियर हैं, तो उसमें देखो जो लद्दाख में अवस्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। कुछ ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। सिक्किम में एक ग्लेशियर पाया जाता है, कौन सा? जेमू ग्लेशियर। और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, बड़ा शिगरी, छोटा शिगरी, सोना पानी। उसके बाद हम देखते हैं भारत के प्रमुख दर्रे। तो भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो इसमें पहला है काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा। ये दर्रा अवस्थित है लद्दाख में। उसके बाद में पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ अवस्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद सिपकीला, बाड़ा लाचाला, रोहतांग, यांगजी, दीवान, डेप्सा, ये सब हिमाचल प्रदेश में अवस्थित हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, मुलिंगला उत्तराखंड में। नाथूला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। बोमडिला, दिफू, सेला, यांग्याप, पांगसांग दर्रा हैं अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मणिपुर में। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में। पाल घाट केरल में। अगला है बाह्य या शिवालिक हिमालय। इस शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 900 से 1100 मीटर की हाइट है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। कह रहे हिमालय की ये सबसे बाहरी श्रृंखला है। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन। तो नदियों के आधार पे ये विभाजन किया है सिडनी बुराड ने। किसने किया है? सिडनी बुराड ने। तो इन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है। तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है। नेपाल हिमालय काली एवं तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के
मध्य है। आइए भारत की प्रमुख घाटियाँ देख लेते हैं कुछ। तो एक घाटी है नुब्रा घाटी और मरखा घाटी। दोनों घाटी कहाँ हैं? लद्दाख में। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, सांगला घाटी, लाहौर घाटी, स्पीति घाटी, पिन वैली, ये सभी घाटियाँ कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में। नेलांग घाटी, फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। युथांग घाटी कहाँ है? सिक्किम में। नेवरा घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद शांत घाटी केरल में। जुकू घाटी नागालैंड में। चुम्बी घाटी सिक्किम में। बराक घाटी असम में। अराकू घाटी विशाखापत्तनम। उसके बाद भारत के प्रमुख ग्लेशियरों की बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में। उसके बाद उत्तराखंड में भी कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर। सिक्किम में भी ग्लेशियर है, क्या नाम है? जेमू ग्लेशियर। भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो काराकोरम दर्रा, खारदुंगला दर्रा, जोजिला दर्रा, चांगला दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ अवस्थित हैं? लद्दाख में। पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये तीनों दर्रे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। सिपकीला दर्रा, बाड़ा लाचा, रोहतांग, यांगजी, दीवान, डेप्सा, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के देखते हैं। माना, नीति, लुपलेख, मुलिंगला। सिक्किम में नाथूला हो गया, जेलेपला हो गया। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला हो गया, दिफू, सेला, यांग्याप, पांगसांग। मणिपुर में है तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में है थालघाट, भोरघाट। केरल का पालघाट। अब देखते हैं भारत का जो उत्तर में मैदान है ये कैसे बना। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से निर्मित बना है। कह रहे हैं उत्तर से दक्षिण इसका विभाजन है भावर, तराई, जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मैदान के रूप में इसका विभाजन किया गया है। ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो आइए भावर क्षेत्र क्या होता है? ये कृषि योग्य नहीं होता है। शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर अवस्थित है। कभी कभी नदियाँ इस क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद कह लो, अवसाद निक्षेपों से निर्मित है, जिसे हम गुटिका भी कहते हैं। ये जो भावर क्षेत्र होता है ये कंकड़ युक्त क्षेत्र होता है। भारत में सबसे पहले ट्रांस हिमालय ये सबसे पुराना हिमालय है। उसके बाद में महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, इसके बाद में शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी के नीचे का क्षेत्र होता है भावर, और भावर से नीचे का क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। तो अब हम तराई क्षेत्र के बारे में। तो तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के दक्षिण में होता है, अभी बताया। ये जंगली एवं वन्य जीव प्राणियों का क्षेत्र होता है। नम एवं दलदली क्षेत्र होता है। चौड़ाई इसकी 10 से 20 किलोमीटर की होती है। भावर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ यहाँ प्रकट हो जाती हैं। जो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र में उनका उद्गम हो जाता है। और तराई क्षेत्र के बाद में जलोढ़ मृदा का मैदान आ जाता है। तो जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे अब। तो जलोढ़ मृदा या मैदान को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्षेत्र है बांगर क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र होता है पुराने जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र होता है, और खादर वह क्षेत्र होता है जो नवीन जलोढ़ से निर्मित क्षेत्र होता है। खादर में क्या है कि बाढ़ का पानी जिस क्षेत्र में पहुंच जाता है वहाँ क्या होता है, प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण मिट्टी का हो जाता है। इसीलिए ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है।
और वहीं जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है वह क्षेत्र कैसा हो जाता है, अनउपजाऊ क्षेत्र हो जाता है। मृदा में चूनेदार निक्षेप या कंकड़ पाए जाते हैं। अब देखते हैं उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। निर्माण कैसे हुआ है, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा हो गया, गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हो गया, और ब्रह्मपुत्र नदी मैदान का ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हो गया। वही पंजाब में घग्गर एवं तीस्ता नदी के मध्य इसका निर्माण हो गया, विशेषकर असम में। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय जो पठार हैं उत्तर पश्चिम में दिल्ली तक हैं, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची या कार्डामम की पहाड़ियों तक ये प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बना है। कह रहे हैं प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है, जिसे हम गोंडवाना भूमि का भी भाग माना जाता है। ढलान इसका देखें तो पश्चिम से पूरब की ओर है। इसका विभाजन जो किया गया है वो मध्य उच्च भूभाग है, नर्मदा नदी के उत्तर में है। दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में है और उत्तर पूर्वी पठार। पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार है। अनेक पठारों एवं पहाड़ियों से निर्मित क्षेत्र है। ये त्रिकोणीय आकृति है और ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर तक इसकी ऊंचाई। अब पठार को देखते हैं, मालवा का पठार। तो पूर्व में इसके क्या है, बुंदेलखंड का पठार। पश्चिम में क्या है इसका, अरावली पर्वत हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, लावा प्रवाह से निर्मित हुआ है। समग्र ढाल उत्तर की ओर इसका है और दक्षिण में इसके विंध्य की श्रेणियां हैं और इसके उत्तर में काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य उच्च भूभाग नर्मदा नदी के उत्तर में है। दक्कन पठार की उत्तरी सीमा पर अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हाइट की बात करें तो 700 से 1000 मीटर है। ढाल पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम में चौड़ा एवं पूर्व में संकीर्ण है। अधिकतर विस्तार मालवा पठार क्षेत्र में है। पूर्वी भाग बुंदेलखंड एवं बघेलखंड में स्थित है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियाँ एवं छोटा नागपुर पठार तक है। पश्चिमी सीमा अरावली पर्वत, दक्षिणी सीमा सतपुड़ा पर्वत तक और उत्तरी विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला देखेंगे बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से निर्मित है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कृषि योग्य क्षेत्र नहीं है। अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसके बाद बघेलखंड का पठार। उत्तर में इसके सोन नदी है। मैकाल श्रेणी के उत्तर में है। ग्रेनाइट, चूना पत्थर एवं बलुआ पत्थर से ये निर्मित है। उत्तर प्रदेश के झांसी एवं मध्य प्रदेश और सोनभद्र के कुछ क्षेत्र भी बघेलखंड में आता है। अगला देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है। उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। इसका विस्तार की बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग पठार तथा दक्षिण में रांची का पठार अवस्थित है। इसके अन्य नाम भी हैं। भारत का रूर कहा जाता है, पाटभूमि कहा जाता है। खनिज समृद्ध क्षेत्र ये है, लोहा कोयला आदि यहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर पश्चिम में इसके सोन नदी है, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, बराकर नदियों का प्रभाव क्षेत्र है ये। उसके बाद दक्कन का पठार के बारे में बात करेंगे। उत्तर में सतपुड़ा पर्वत, मैकाल पर्वत एवं महादेव की पहाड़ियाँ हैं। बेसाल्ट लावा के अपर्दन एवं अपक्षय से ये निर्मित हुआ है। पूर्व में पूर्वी घाट है। पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट है। इसके पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। सतत श्रृंखला है ये।
पर्वतीय वर्षा होती है। अन्य नाम इसका सह्याद्री हो गया। दक्कन पठार के पश्चिम में है। औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है ये क्षेत्र। दक्षिण में अधिक ऊंचा है। सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ी पर अवस्थित है। ये चोटी केरल में पाई जाती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो 2633 मीटर नीलगिरी की पहाड़ी में और तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों का उद्गम स्थल है ये। प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर थाल घाट एवं भोर घाट कहाँ पड़ते हैं? महाराष्ट्र में। पाल घाट केरल में। उसके बाद पूर्वी घाट को देखेंगे। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर है। ये लगातार सतत नहीं है, नदियों द्वारा क्या हो गया, ये खंडित हो गया है। विस्तार इसका महानदी घाटी से नीलगिरी तक है। दक्षिण पश्चिम में सेबराय और जावेदी की पहाड़ियाँ हैं। सबसे ऊंचा शिखर इसका महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। उसके बाद उत्तर पूर्व की पठार जिसे हम मेघालय का पठार या शिलांग का पठार के नाम से जाना जाता है। कह रहे हैं कोयला, लोहा, चूना, पत्थर आदि खनिज पदार्थों का भंडार पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है ये। पश्चिम बंगाल के मालदा गैप या राजमहल पहाड़ियाँ या राजमहल गारो गैप एवं मेघालय पठार के बीच के कारण ये अलग हुआ है। अन्य नाम है कार्बी एंगलोंग का पठार एवं उत्तर कचार पहाड़ी है। अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में अवस्थित हैं। अरावली पर्वत, इसके विस्तार की बात करें तो राजस्थान से गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली तक हैं। अवशिष्ट पर्वत हैं। कह रहे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला एवं विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसका सर्वोच्च शिखर की बात करें तो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचा है। उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, विस्तार की बात करें तो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। दक्षिण में इसके ताप्ती नदी है और उत्तर में इसके नर्मदा नदी है। सर्वोच्च शिखर की बात करें तो धूपगढ़ है जो मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में अवस्थित है। उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। ये सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? दोदा बेटा है जो तमिलनाडु में पड़ती है। विस्तार इसका है तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। अब मरुस्थल के बारे में बात करेंगे। मोसोजोइक युग में ये समुद्र का हिस्सा था। अरावली पहाड़ी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ रेतीले टीले एवं बरखान पाए जाते हैं। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। बहुत कम वनस्पति होती है। अत्यधिक बाष्पीकरण होता है। नदियाँ अल्पकालिक तथा कुछ नदियाँ मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी लूनी नदी जो कच्छ केरल में ही गायब हो जाती है या लुप्त हो जाती है। ढाल के आधार पर इसका विभाजन उत्तरी भाग में सिंध की ओर ढाल है और दक्षिणी भाग में कच्छ केरल की ओर ढाल है। अब तटीय मैदानों की बात करते हैं। तो तटीय मैदान में भी जो पश्चिम में तटीय मैदान है उसके बारे में जानेंगे। संकीर्ण पट्टी पाई जाती है। ये कच्छ और काठियावाड़ का जो तट है वो गुजरात में पाया जाता है। कोंकण तट महाराष्ट्र में, गोवा तट गोवा में, मालाबार तट केरल में। विस्तार की बात करें तो गुजरात तट से केरल के तट तक ये जाता है। यहाँ की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, असेंचुरी का निर्माण करती हैं। कह रहे हैं पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए अनुकूल है। मध्य में संकीर्ण एवं उत्तर व दक्षिण में चौड़ा है। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान को देखेंगे। इसका विभाजन जो है उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट द्वारा कर दिया गया है। यहाँ की नदियों द्वारा विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे पत्तनों की संख्या कम है, पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। यहाँ पे भारतीय तट रेखा के बारे में जानेंगे। पश्चिमी तट और पूर्वी तट की बात कर चुके हैं।
तट से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये तट से लगने वाले राज्य हैं। तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 5,422 किलोमीटर है। और द्वीपीय तट रेखा 2,094 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटी तट रेखा वाला अगर राज्य की बात करें तो गोवा होगा, और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पांडुचेरी होगा। तट से लगे केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। उसके बाद द्वीप समूहों की बात करेंगे। भारत के 2 प्रमुख द्वीप हैं, एक बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और दूसरा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अरब सागर में जो द्वीप स्थित है उसका नाम है लक्षद्वीप समूह। तो अब लक्षद्वीप समूह की हम बात करेंगे। यह अरब सागर में अवस्थित है। इसका पूर्व में नाम लक्काद्वीप था, मिनिकॉय तथा अमनद्वीप। विभाजन इसका हो गया, अमनद्वीप सबसे उत्तर में है, लक्काद्वीप, मिनिकॉय सबसे दक्षिण में है। वर्तमान इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप है। प्रवाल निक्षेप से ये निर्मित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या 36 है। इसकी राजधानी की बात करें तो कावारत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट द्वीप है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के मध्य है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्काद्वीप के मध्य अवस्थित है, या मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य अवस्थित है। द्वीपों की संख्या लगभग 550 है। अराकायोमा श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। अंडमान का विभाजन उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान कह रहे हैं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक चैनल है जिसे हम क्या कहते हैं? दक्कन पास। 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार के बीच में अवस्थित है। उसके बाद कार निकोबार द्वीप समूह का विभाजन देखेंगे। इसमें कार निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। इसी पे 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। एक है बैरन द्वीप जो सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक है नारकोंडम द्वीप जो शांत ज्वालामुखी है। उसके बाद बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं सैल से निर्मित है। निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी माउंट थोलियर है। राजधानी की बात करें तो इसकी पोर्ट ब्लेयर है जो दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? सैंडल पीक है जो 732 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। अब पढ़ेंगे भारतीय अफवाह तंत्र। तो एक है हिमालयी अफवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो हिमालयी अफवाह तंत्र वो होता है जहाँ हिमालय से नदियाँ निकलती हैं। तो सिंधु नदी तंत्र हो गया, गंगा नदी तंत्र हो गया और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। तो यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। इसके उद्गम की बात करें तो कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखुरचू के निकट एक ग्लेशियर या कैलाश मानसरोवर से होता है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर है। ये भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तिब्बत में इसका नाम सिंगी, खवान या शेरमुख है। दाएं तट से इसकी नदियां गिलगित हैं, श्योक है, काबुल है। बाएं तट से इसकी सहायक नदियां, पंच नदियां जिन्हें कहा जाता है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम है। यह कराची के पूर्व में अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद में झेलम नदी, तो
प्रमुख तटीय शहर है श्रीनगर। इसका उद्गम की बात करें तो पीर पंजाल श्रेणी के पास बेरी नांग झील से होता है और इसकी सहायक नदी है किशनगंगा और इसका ये अपना मुहाना चिनाब नदी में बनाती है, यानी कि ये चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद में चिनाब नदी के बारे में देखेंगे। उद्गम इसका होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा दो नदियाँ मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। सिंधु की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका अन्य नाम इसीलिए हो जाता है इसका चंद्रभागा। इसके बाद रावी नदी के बारे में देखेंगे। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। चिनाब नदी में ये मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में ये बहती है। इसके बाद ब्यास नदी को देखेंगे। उद्गम इसका होता है रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से। हरिके बैराज के समीप ये सतलुज में मिल जाती है। कुल्लू घाटी में ये बहती है। उसके बाद सतलज नदी के बारे में देखेंगे। इसका उद्गम होता है मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है। राकस ताल से होता है। सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? लॉन्गचेन है। गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। भारत के सबसे बड़े अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। उद्गम की बात करें तो उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। प्रारंभ में इसका नाम भागीरथी है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 25-25 मीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। बाएं तट की मिलने वाली इसकी नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं यमुना, सोन और एक और है टोंस। ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। इसके अन्य नाम हो गए पद्मा और मेघना। पद्मा बांग्लादेश में ये नाम से जानी जाती है। आइए पंचप्रयाग के बारे में जानते हैं। विष्णु प्रयाग में दो नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और धौलीगंगा। नंद प्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ मिलती हैं। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, जो गंगा का निर्माण करती हैं। इसके बाद यमुना नदी के बारे में बात करेंगे। इसका उद्गम स्थल होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। बाएं तट से इसकी मिलने वाली नदियां हिंडन हो गई, सेगर हो गई, वरुणा हो गई। दाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां चंबल हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है। नदी के बारे में, चंबल नदी के बारे में जानेंगे। इसका उद्गम होता है जानापाव पहाड़ी से, जो विंध्याचल श्रेणी में आती है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। इसके बाद गंडक नदी के बारे में। इसका उद्गम होता है नेपाल हिमालय से। पटना के निकट सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद घाघरा नदी। इसका उद्गम होता है मापचा चुंगू ग्लेशियर से। बिहार के छपरा में गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शारदा हो गई, बेरी हो गई, सेती हो गई, तिला हो गई। वही कोसी नदी की बात करें तो उद्गम स्थल होता है माउंट एवरेस्ट के उत्तर से। बिहार के भागलपुर में गंगा में मिल जाती है। बिहार का सूप कहलाती है। पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है और मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद रामगंगा नदी का उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में मैदान में ये
प्रवेश करती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी बराकर नदी है। भ्रंश घाटी में ये बहती है और हुगली नदी में ये मिल जाती है और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसके बाद शारदा या सरयू नदी, इसका उद्गम होता है मिलाम हिमनद से जो नेपाल हिमालय में अवस्थित है। नेपाल और भारत की सीमा पर यह बहती है। नेपाल में इसका नाम गौरी गंगा है। सोन नदी उद्गम होता है अमरकंटक के पठार से। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिल जाती है। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण भी करती है। गंगा के दाएं तट की सहायक नदी है। आगे है महानंदा नदी, उद्गम होता है इसका दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल में ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसके उद्गम की बात करेंगे तो चेमायुंडुंग ग्लेशियर से होता है। अफवाह की बात करेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश असम में बहती है। बाएं तट से इसकी मिलने वाली नदियां हो गई दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी। दाएं तट से मिलने वाली इसकी नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस। इसके अन्य नाम भी हैं। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा या गंगा से मिल जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं, का निर्माण करती है। इसके बाद है सुबनसिरी नदी जो ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम तिब्बत के क्षेत्र से होता है और ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। प्रायद्वीपीय नदियाँ को दो भागों में बांट दिया है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। ये डेल्टा का निर्माण करती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही आदि ये सेंचुरी का निर्माण या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो अब बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो महानदी, इसका उद्गम होता है सिहावा की पहाड़ी छत्तीसगढ़ से। इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हो गई जोंक, ओंग, तेल और बाएं तट से इसकी मिलने वाली नदियाँ हो गई शिवनाथ, हंसदेव, मंद, ईम। लंबाई की बात करें तो इसकी 851 किलोमीटर है। इसके बाद गोदावरी नदी, जिसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। इसके बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उपनाम भी है जिसे हम दक्षिण गंगा कहते हैं। दाएं तट से इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा ही याद रखें। इसके बाद कृष्णा नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। बाएं तट से इसकी सहायक नदियां भीमा, मूसी और दाएं तट से इसकी सहायक नदियां हैं कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। उद्गम स्थल की इसकी बात करें तो पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से होता है। कावेरी नदी, इसका उद्गम स्थल होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, कर्नाटक से। बाएं तट से इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती, सिमसा, अर्कावती और दाएं तट से मिलने वाली इसकी नदियां हैं भवानी, अमरावती, कबिनी और एक जलप्रपात भी है शिव समुद्रम जलप्रपात और अफवाह क्षेत्र है इसका केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और पांडिचेरी में। इसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होता है अमरकंटक के पठार से।
यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, जिसे असेंचुरी भी कहते हैं। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। लंबाई की बात करें तो 13-12 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम की ओर ये नदी बहती है और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से। अफवाह क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में ज्वार नदमुख या सेंचुरी का निर्माण करती है। पश्चिम की ओर ये बहती है, अरब सागर में गिरती है। इसके बाद नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर को देखेंगे तो गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना शहर स्थित हैं। यमुना नदी के तट पर नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, गोदावरी नदी के तट पर नासिक, नांदेड़, राजमुंदरी। रामगंगा नदी के तट पर बरेली, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर, सरयू नदी के तट पर अयोध्या, गोमती नदी के तट पर लखनऊ, सिंधु नदी के तट पर लेह, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर, सतलज, लुधियाना, साबरमती, अहमदाबाद, गांधीनगर। ताप्ती नदी सूरत, बैतूल, स्वर्णरेखा, जमशेदपुर। महानदी कटक, चंबल, कोटा, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, क्षिप्रा, उज्जैन, नर्मदा, जबलपुर। आगे देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। कहाँ है? कर्नाटक में। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। कपिलधारा और दुग्धधारा नर्मदा नदी पर, जो मध्य प्रदेश में है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, राजस्थान में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड, रांची में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में। जोग या गरशोप्पा शरावती नदी पर, कर्नाटक में। कुचिकल जलप्रपात बराही नदी पर, कर्नाटक में। इसके बाद भारत की प्रमुख झीलों को देखेंगे। वेम्बानद झील और अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में, जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर में, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुष्कर झील राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में। लोकटक झील मणिपुर की ये जीवन रेखा कहलाती है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। पेरियार झील केरल में। चिल्का झील उड़ीसा में और डिडवाना झील राजस्थान में। अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, गुजरात में। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर, पश्चिम बंगाल में। माता टीला परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश में। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी तेलंगाना में। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर, उत्तर प्रदेश में। टिहरी परियोजना भागीरथी पर, उत्तराखंड में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसके बाद भारत की जलवायु पे बात करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो है ये जून से सितंबर तक होती है। इससे दो शाखाओं में ये बट जाती है। एक शाखा इसकी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक शाखा होती है इसकी अरब सागर की शाखा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। यह केरल में 1 जून से और
जुलाई में पूरे भारत में फैल जाता है। इसके बाद उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा नवंबर में तमिलनाडु में वर्षा करता है। इसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं और बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करता है। आम्र वर्षा के बारे में, कर्नाटक व केरल में मानसून पूर्व वर्षा होती है, आम पकने में सहायक होती है। इसके बाद शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है उत्तर पश्चिम भारत में। काल बैसाखी बैसाख महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षा युक्त पवनें या लू। असम में इसे बारदोली छीड़ा कहा जाता है। चाय, पटसन व चावल के लिए लाभदायक होती है। इसके बाद लू शुष्क, गर्म व पीड़ादायक पवनें होती हैं। दिल्ली व पटना के बीच तीव्रता अधिक होती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये पवनें हैं। इसके बाद फूलों वाली बौछार केरल व निकटवर्ती कहावा उत्पादन क्षेत्रों में ये कहावा के फूल खिलने में सहायक होती है। इसके बाद काली मिट्टी। काली मिट्टी के नाम रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन से इसका निर्माण होता है। अधिकता की बात करें तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसकी क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ये पाई जाती है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो ये क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम में फैली हुई है। इसके निर्माण की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण निक्षालन से होती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एवं जैव पदार्थों की कमी होती है। और अधिकता की बात करें तो लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। जलोढ़ मृदा या दोमट मिट्टी कह रहे हैं देश के कुल क्षेत्रफल 40% भाग पर पाई जाती है। इसके निर्माण की बात करें तो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। इसमें अधिकता की बात करें तो पोटास की अधिकता होती है और कमी की बात करें तो फास्फोरस की कमी होती है। क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदी घाटियों में पाई जाती है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी की बात करेंगे। कह रहे महीन कण वाली सामान्यतः उर्वर भूमि होती है। जल योजित होने पर ये पीली हो जाती है। लाल मिट्टी में जब जल मिल जाता है तो ये पीली मिट्टी हो जाती है। कमी की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा मैदान के दक्षिण में ये मिट्टी पाई जाती है। अब भारत में वनों के प्रकार के बारे में जानेंगे। भारत में वनों के प्रकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी घाट हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष कौन कौन से होते हैं? रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी आदि। कह रहे हैं वर्ष भर ये हरे भरे दिखाई देते हैं। इसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिसे हम मानसूनी वन भी कहते हैं, यहाँ पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्ध पर्णपाती वन और एक होते हैं शुष्क पर्णपाती वन। तो अर्ध पर्णपाती जो वन होते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में, हिमालय के गिरिपद में, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष जो होते हैं वो सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला आदि। इसके बाद
शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार है। पाए जाने वाले इसमें वृक्ष होते हैं तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि। अगला है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी, पलाश आदि। इसके बाद हम पर्वतीय वनों के बारे में जानेंगे। इनका क्षेत्र होता है हिमालय पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर। इसमें सोलास, नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले वन हैं। इसके बाद हम अगले अनूप वन के बारे में जानेंगे। यह आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों में, डेल्टाई क्षेत्रों में एवं समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइए भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में देखेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियाँ, तो उत्तर प्रदेश में थारू, राजी, खरवार, बुक्सा, भोटिया ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। बिहार में असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा। झारखंड में उराव, हो, बिरहोर, खरवार, असुर, बेंगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में कोरवा, कमार, सहरिया, बैगा, बिरहोर। राजस्थान में मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, दमोर, पटेलिया, मगानियर। उत्तराखंड में भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा, राजी। तमिलनाडु में कोटा, इरूल, पनियन, टोडा। उड़ीसा में बिरहोर, जुआंग, बोडो, खरिया। कर्नाटक में कुरुबा, कोरगा, जेनू। गुजरात में सिद्दीकी, कोतवालिया, गोलगा। पश्चिम बंगाल में टोटो, लोधा, बिरहोर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन, जारवा, सेंटलीज, ओंग, ग्रेट अंडमानी। अगला है भारत की प्रमुख जनजाति एवं निवास क्षेत्र। तो भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान। गोंड बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। गद्दी हिमाचल प्रदेश। संथाल बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। मुंडा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कोरवा झारखंड, छत्तीसगढ़। कोल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। करें कृषि। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का विभाजन 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में। मिश्रित कृषि, कृषि और पशुपालन के साथ में मिश्रित कृषि कहा जाता है। अंतर फसली खेती किसे कहते हैं? एक ही भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसल उगाना। एक मार्ग क्या होता है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाण। भारत में झूमिंग खेती के अलग अलग नाम होते हैं। झूम खेती कहाँ होती है? उत्तर पूर्वी भारत में, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। पामलू मणिपुर में। दीपा छत्तीसगढ़ में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बेबरबा दहिया मध्य प्रदेश में। पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामाडावी या कोमान उड़ीसा में। कुमारी पश्चिमी घाट। बालेर या वालतरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। खिल हिमालयन क्षेत्र में। कुरुबा झारखंड में। करें विश्व में भी झूमिंग कृषि के क्षेत्रीय नाम। मिल्पा मैक्सिको में और मध्य अमेरिका में। कोनुको वेनेजुला में। रोका ब्राज़ील में। मसोले मध्य अफ्रीका में। लदांग इंडोनेशिया में। रे वियतनाम में। अगला है खनिज। कुछ प्रमुख तथ्य हैं। आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं।
इसमें ईंधन हो गया, खनिज हो गया, कोयला तथा पेट्रोलियम अपसादी शैलों की चट्टानों में पाई जाती हैं। छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। प्रमुख खनिज संस्थान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी राजस्थान में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में, भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में, राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में। तो लौह अयस्क कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ये 4 प्रकार का होता है: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट। हेमेटाइट अयस्क को लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। इसका रंग लाल गेलुआ होता है। ये मुख्यतः धारवाड़ और कुडप्पा की शैलों में पाया जाता है। लौह अयस्क का प्रादेशिक विस्तार के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जनपद के गुरुमहिषनी तथा बादाम पहाड़ क्षेत्र, क्यूझर जिले के कुरुबरू, सुंदरगढ़ जिले के मलंग टोली, कड़ाधा पहाड़, कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, शिमोगा, बाबा बूदन पहाड़ी, धारवाड़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बैलाडिला श्रेणी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, झारखंड में नुआमुड़ी, डाल्टनगंज, सिंहभूम जिला आदि, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कर्नूल, कुडुप्पा एवं नेल्लोर क्षेत्र, महाराष्ट्र में पीपलगांव, असोला, देवलगांव, सूरजगढ़ आदि। खनिज का नाम, प्राप्ति का स्थल और राज्य। मैग्नीज तो क्योझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, कालाहांडी कहाँ है? उड़ीसा में। भंडारा, नागपुर, डोंडरारी, टिरोरी महाराष्ट्र में। बालाघाट, छिंदवाड़ा, छबुआ, जबलपुर, देवास मध्य प्रदेश में। तांबा, खेतड़ी, झुंझुनू जिला। सिंघाना क्षेत्र, खो, दरीबा, दलेबरा, कोरोवली, दरीबा, आंगचा राजस्थान। सिंहभूम जिले में मोसाबानी, राखा, धोबानी, तुरुमडीही। बॉक्साइट, कालाहांडी, कोरापुट जिले में, भावनगर, जूनागढ़ और अमरेली जिला। लोहरदंगा, नेत्रघाट पठार। क्रोमाइट, सुकिंदा घाटी, नौसाही या क्योझर जिला। हासन, मैसूर, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, चिकमंगलुरु कर्नाटक में। सीसा, उदयपुर जिले के जवार क्षेत्र, दरीबा, राजपुरा में, भीलवाड़ा, तारापुर पहाड़ी, जोधावास। जस्ता, जावर क्षेत्र, उदयपुर जिला, देश का सबसे बड़ा है। पाली, भरतपुर और सवाई माधोपुर। सोना, कोलार जिला, रायचूर जिला की छट्टी, ये कहाँ है? कर्नाटक में। देश का 99% सोना यहीं से उत्पादित होता है। चांदी, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जस्ता खानें राजस्थान, कोलार तथा हट्टी की खान कर्नाटक में, सिंहभूम, धनबाद और दुमका जिला झारखंड। कोयला को भी 4 प्रकार में विभाजित किया गया है कार्बन की मात्रा के अनुसार। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला। नंबर 2 पे बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देश का 90% कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। एंथ्रेसाइट कोयला का सबसे बड़ा, सबसे कठोर एवं चमकीला रूप है। लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण एवं उत्पादन तमिलनाडु राज्य में है। तो राज्य और कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सोनहट, सुहागपुर, कोरबा, तातापानी, रामकोला। झारखंड में रानीगंज, झरिया, डाल्टनगंज, देवधर, उत्तरी कर्णपुरा। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया। उड़ीसा में तलचर, ईव नदी। असम में मिकिर पहाड़ी, सिंगरीमारी। सिक्किम में रंगित घाटी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, बारजोरा, बीरभूम। मेघालय में खासी पहाड़ी, बापुंगा, मावलुंग, सिलिंगिया, सिजू। तेलंगाना में गोदावरी घाटी,
सिंगरेनी। प्राकृतिक गैस क्षेत्र जगतिया एवं घोघा गुजरात में, मगमडम अवाडी बिघूकम तमिलनाडु में, बारानुमा त्रिपुरा में, नहरकटिया मोरान क्षेत्र असम में, बाड़मेर चरसबाला राजस्थान में, नाकचिक मियाओ पुंग अरुणाचल प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी बेसिन में। भारत में कच्चे तेल उत्पादन के 4 क्षेत्र हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी गुजरात तट पे, पश्चिम तट पे और पूर्वी तट पे। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। भारत की प्रमुख रिफाइनरी डिगबोई असम में है, गुवाहाटी असम में है, बोइंगांव असम में है, नुमालीगढ़ असम में, मनाली तमिलनाडु में, नागपट्टिनम तमिलनाडु में, मुंबई ट्राम में महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम और तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोची केरल में, पारादीप उड़ीसा में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, मथुरा में उत्तर प्रदेश में, पानीपत हरियाणा में, बरौनी बिहार में, मंगलौर में कर्नाटक में, कोयली गुजरात में। प्रमुख इस्पात संयंत्र और उनकी स्थापना। भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 में रूस की सहायता से बनाया गया। राउरकेला उड़ीसा स्थापना 1959 में जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापना 1959 में ब्रिटेन की सहायता से। बोकारो झारखंड स्थापना 1964 में रूस की सहायता से। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी हिंडाल्को कनाडा में, हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। सहायक देश कहाँ हैं? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, बाल्को सोवियत संघ की सहायता से, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोयना महाराष्ट्र में, माल्को इटली की सहायता से, चेन्नई मेट्टूर सलेम तमिलनाडु में। उसके बाद बेडनेंटा जर्मनी में, झारसुगुड़ा उड़ीसा में, नालको फ्रांस में, दामनजोड़ी उड़ीसा में, अंगुल उड़ीसा। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की बात होगी तो भारत में कुल सड़क की लंबाई 2.1% है। कुल सड़क यातायात का 40% वाहन पर डिपेंड है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग, भारत में कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग NW1 है जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। यह हो गया आपका संपूर्ण भारत का भूगोल, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।